नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जासूस कांड से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। एनआईए और आईबी को ज्योति की डायरी मिली है। ज्योति की डायरी में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। डायरी में 8 पन्ने अंग्रेजी, 3 पन्ने हिंदी में लिखे हैं और इन 3 पन्नों में पाकिस्तान यात्रा का जिक्र किया गया है। डायरी में पाकिस्तान को पागल और रंगीन कहा गया। एनआईए आईएसआई से इन डायरियों के संबंध को, ज्योति के रिश्तों की गहन जांच कर रही है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। ज्योति से जुड़ी हुई, ज्योति को पाकिस्तान की लिए जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया गया था और लगातार मामले में एनआईए जांच पड़ताल कर रही है। आदित्य हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए हैं। आदित्य, किस तरीके से जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है? क्या कुछ निकल कर आ रहा है इस डायरी से? जी, मैं आपको बताऊं कि आज पहले ये जानकारी दर्शकों को मिल जाए कि आज 5 दिन पूरा हो चुका है और कल कोर्ट में ज्योति को पेश किया जाएगा। उसके बाद एनआईए और हरियाणा पुलिस दोनों साथ में दावा कर सकती है कि उनको कस्टडी दिया जाए। अब हम आते हैं जो आपने डायरी का जिक्र किया। वो डायरी जो है बताया जा रहा है कि उसमें पूरे जो जब वो पाकिस्तान दौरे से वापस आई थी, पाकिस्तान घूम करके ब्लॉक करके वहां से वापस आई थी, तब उसने लिखा था और पूरे डायरी में उसने पाकिस्तान गाथा बनाया हुआ है। पाकिस्तान की इतनी तारीफ और इतनी वहाँ की जो दिन है उसके वहाँ पे बिताए गए या उसके घूमने फिरने जितनी चीजें हैं उन सब के बारे में बता रही है। और खासतौर से वहाँ की जो स्थिति है, जो पूरे विश्व पटल में आप समझेंगे कि पाकिस्तान की जो छवि है वो आतंकवाद परस्त देश जो है, आतंकवादियों को अपना देने वाला जो देश है उसके रूप में है। लेकिन ज्योति उसके ठीक उलट उसकी तारीफ कर रही है, उनकी हर चीज को, उनके मंदिर को वहाँ पे जाकर के घूम फिर रही है। और मंदिर की भी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है या वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वहाँ पर माइनॉरिटी जो है बहुत ही अच्छे और बहुत ही खुश माहौल में है। जबकि सब ये जानते हैं कि किस तरीके से वहाँ माइनॉरिटी के साथ में दिक्कतें हैं, किस तरीके से माइनॉरिटी को वहाँ पर तंग किया जाता है। और पाकिस्तान यही प्रोपेगेंडा फैलाना चाह रहा था कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसपे वो भारत में जो प्रोपेगेंडा या पूरे विश्व में जो प्रोपेगेंडा उसके खिलाफ में उसके खिलाफ में जो बातें चल रही थी वो माइनॉरिटी के हित में वो देश नहीं है, वो एक रही है। बहुत सारी बातें जो हैं उस डायरी में और भी लिखी गई हैं कि किस तरीके से वो गई है, कहाँ किससे मिली है, किन किन लोगों से मिली है, सबका धन्यवाद कह रही है। इस तरीके से जो है वो डायरी आप देखेंगे तो उसमें वो सब चीजें जो बताई गई। खासतौर से उस डायरी को देखने के बाद ये लगता है कि नया पे उसने उर्दू भी सीखा था और उर्दू में भी लिखने की कोशिश जो है वो कर रही थी। ये सवाल उठता है कि आखिर आप जब अंग्रेजी और हिंदी आपकी एक भाषा आप जान रहे थे तो नए समय में आपने उर्दू सीखना क्यों शुरू किया था? ये सब सवाल इंसान जो है वो खड़ा करता है कि आपने उर्दू सीखना क्यों शुरू किया था। इस सब को लेकर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उससे पूछताछ कर रही है, उसके फोन जब्त किए गए हैं ताकि आगे की भी जो कार्रवाई है वो की जा सके। जी, और क्या डायरी में कुछ ऐसी भी चीज़ें लिखी हैं जिनको डिकोड किया जाए? क्योंकि कुछ पन्ने मिले थे जिसमें ज्योति ने ये बात लिखी थी कि दवा खा लेना और मेरा प्यार देना, ऐसी भी कई बातें उसमें जिक्र किया गया है डायरी में। तो क्या कुछ ऐसी संदेहास्पद बातें हैं जिनको एजेंसियां डिकोड करने की कोशिश कर रही हैं कि उनके मतलब कुछ और हो सकते हैं, लिखा उनको कुछ और गया हो? जी बिल्कुल, ये बात आपने सही कही कि जिस तरीके से डायरी में चीज़ें लिखी गई हैं, इससे पूरी आशंका है कि वो कोड-वर्ड में बात हो सकते हैं, कहा कुछ और जा रहा हो, लिखा कुछ और जा रहा हो और उसका अर्थ कुछ और हो। तो एजेंसी जो है, हालाँकि हमारी जो हरियाणा पुलिस से बात हुई उसमें किसी भी तरीके के इस तरीके की डायरी या इस तरीके की लिखावट से उन्होंने साफ मना किया। उन्होंने साफ कहा है कि हम इस पे जाँच कर रहे हैं। लेकिन वो डायरी को लेकर के बात ये ज़रूर उन्होंने कही कि जो भी चीज़ें होंगी, जो भी एविडेंस है, उन सबको लेकर के बात की जा रही है। और ख़ास तौर जो बातचीत रही है, चाहे मैसेंजर्स के माध्यम से हो, व्हाट्सएप चैट के माध्यम से रहा हो या डायरी में जो कोड लिखे गए हैं, डायरी में जो चीजें लिखी गई हैं, आप समझिए कारण इसका शंका की क्यों है? क्योंकि अब के समय में डायरी शायद ही कोई डॉक्यूमेंटेशन पेपर पे लिखता होगा। और ज्यादातर जो भी डायरी और मेंटेन करते भी हैं तो वो सब इलेक्ट्रॉनिक होता है और वो सब मोबाइल या लैपटॉप में लोग लिखते हैं। लेकिन फिर भी ज्योति ने कागज पे लिखा, क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट मिटाना बेहद जरूरी होता है। लेकिन उसको अंदाजा नहीं था कि वो पकड़ में आ जाएगी या जो भी का कारण रहा हो, वो उन डायरी के पन्नों को मिटाना भूल गए और वो डायरी जो है अब जो है सूत्रों के अनुसार वो जो है डायरी में जिस तरीके से लिखी गई है उसको डिकोड करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर डायरी ही लिखने की क्यों जरूरत पड़ी, डायरी में जो शब्द लिखे गए उसका क्या अर्थ है।
डायरी लिखने का सबसे बड़ा कारण जो बताया जाता है वो ये है कि हो सकता है डायरी में लिख करके जो मैसेज देना था वो मैसेज दे करके उसको आराम से फाड़ा जा सकता था, उसको आराम से जलाया जा सकता था। लेकिन अगर जो डिजिटल फुटप्रिंट है, डिजिटल फुटप्रिंट कभी भी मिटता नहीं है। जब कोई डिजिटल फुटप्रिंट पे आप आ जाते हैं, चाहे चैट के माध्यम से हो या फ़ोटो लेने के माध्यम से हो, वो परमानेंट 100% आपका वो कभी न कभी वापस हो जाता है। जी। जैसे अभी उसके जो फ़ोन को और उसके लैपटॉप को हिरासत में लिया गया है, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स निकाले जा रहे हैं, वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन जो डायरी के पन्ने गायब हुए, डायरी में जो चीज़ें लिखी गई थी, वो रिकवर होना नामुमकिन है, जब तक कि डायरी का जो सबूत जो है, डायरी के सबूत हाथ में ना आ जाए। जी। ठीक है आदित्य, ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नज़र बनाए रखिए खबर पर, आगे जो अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो वहीं ज्योति मल्होत्रा के गिरफ्तारी के बाद से तमाम तरीके के जो लिंक्स हैं वो जुड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आगे निकल कर आ रही हैं और ज्योति की मददगार दानिश को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है। और ISI के इशारे पर दानिश काम करता था, शहजाद और उसके साथियों ने भी उसकी मदद की है। दानिश ने शहजाद को वीज़ा दिलाने में मदद की, ये बातें सामने आ रही हैं। पाक इंटेलिजेंस और पाक एजेंट से मिलने वाली रकम का जासूसी में इस्तेमाल किया गया। दानिश के पास से जो मोबाइल मिला है उसकी भी फॉरेंसिक जांच हो रही है। रकम का ब्यौरा हासिल करने में फॉरेंसिक टीम जुटी हुई है। ये भी एक बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद तमाम जो तार जुड़ रहे हैं, तमाम जो लिंक्स जुड़ रहे हैं, उनमें बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दानिश जो इन सब लोगों के बीच की कड़ी था, जितने भी लोग पाकिस्तान के लिए जासूसी के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, इन सब के तार दानिश से मिल रहे हैं और दानिश ने भी कई तरीके की चीज़ों पर काम को आगे बढ़ाया। अभिषेक हमारे सहयोगी पूरी खबर बता रहे हैं। अभिषेक, क्या जानकारी है इस खबर से रिलेटेड? तमाम शहजाद की गिरफ्तारी के बाद ये बातें सामने आई थी कि कैसे शहजाद ने जब शुरुआती दौर में ISI से हाथ मिलाए तो यहाँ पर बाकायदा एक पैरेलल सिस्टम ISI के लिए वो तैयार कर रहा था और शुरुआती दौर में उसने ये काम ज़रूर अपने फ़ायदे के लिए किया, लेकिन बाद में इसे पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूट और हैंडलिंग का काम ISI ने करना शुरू कर दिया। जानकारी ये मिल रही है शहबाब की शुरुआती दौर में शहजाद ने तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों का वीज़ा अप्रूवल के लिए पाकिस्तान की एम्बेसी को भेजा था, यानी पाकिस्तान भेजने के लिए उनका वीज़ा अप्रूव करने के लिए, जिसमें यहाँ पर दानिश नाम का एक व्यक्ति जो हाई कमीशन में है, पाकिस्तानी हाई कमीशन में, उसने बाकायदा मदद करके शहजाद की उन वीज़ा को क्लियर कराया और फिर उन्हें पाकिस्तान भेजा गया। इन लोगों का भी ISI से कोई ना कोई संपर्क ज़रूर रहा होगा। जब ये वहाँ उतरे तो उसके बाद इन्होंने वहाँ पे कॉस्मेटिक का सामान और बाकी चीज़ों की जो खरीद फरोख्त और उन्हें बेचना या स्मगलिंग कहा जाए वो करना शुरू किया और फिर ये तादाद 20 से 30 लोगों में बदल गई और अब इन सबको लेकर भी तलाश जारी है। वहीं शहजाद ने ISI की मदद सिर्फ ये एक नेटवर्क तैयार करने में नहीं की, बल्कि कई लोगों को पाकिस्तान भेजने में दानिश नाम का व्यक्ति, जो इससे पहले भी जिसका नाम सामने आया है, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो ISI की जो फ्रंट डेस्क थी पाकिस्तान में, पहले वहाँ काम करता था और उसके बाद उसे यहाँ हाई कमीशन में भेजा गया। उसने बड़े पैमाने पर मदद की है शहजाद की ISI के साथ राब्ता कायम करने में, यानी संपर्क करने में, और ISI के साथ उनके हैंडलर्स और फाइनेंशियल ट्रेल्स जो अब शहजाद के मोबाइल से फॉरेंसिक टीम पता करने की कोशिश कर रही है, ये भी जानकारी मिल रही है कि बाकायदा फाइनेंशियली कुछ फंडिंग्स की गई थी ISI की तरफ से शहजाद को, जिसमें उसका काम था कि वो भारत में ISI के हैंडलर्स और ISI के एजेंट्स को ये फंडिंग पहुंचाएगा और ये वो लोग थे जो ये फंडिंग्स पहुंचाने में मदद कर रहे थे अलग अलग तरह। लिहाजा इस एंगल को लेकर भी शहजाद से पूछताछ हो रही है, जिसमें कुछ बड़े खुलासे हो रहे हैं तमाम। और अभिषेक, इन सब के बीच की कड़ी जो है वो दानिश बताया जा रहा है और दानिश से भी किस तरीके के और चीज़ें जुड़ती हैं, इस पर आप नज़र बना रखिएगा। आगे भी तमाम अपडेट्स जो हैं वो हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से आपको बताएंगे, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जब पहुंचे तो उनके एक बयान ने पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में हलचल मचा दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि युद्ध विराम करके PM ने ऑपरेशन की हवा निकाल दी। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाया।
आतंकियों को मारने के बाद युद्ध विराम क्यों किया गया, ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। गोंडा से जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया और उस बयान के बाद अब राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। उन्होंने युद्ध विराम को लेकर के तमाम बातें कही हैं। अनुराग हमारे सहयोगी गोंडा से सीधे जुड़ गए हैं। अनुराग, क्या कुछ कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने, डिटेल में बताएं। दर्शकों को बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो जनहित हुकार यात्रा, संविधान जनहित हुकार यात्रा को लेकर 2 दिवसीय गोंडा पर पहुंचे थे और उन्होंने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर सवालिया निशान खड़ा किया। उन्होंने कहा अगर देश के प्रधानमंत्री नहीं सच्चे हैं तो 2 दिन में उन्होंने क्यों ऑपरेशन सिंदूर को रोक लगा दी, और जब सारे आतंकवादियों को मारा नहीं गया, कुछ आतंकवादियों को मारा गया, आखिर प्रधानमंत्री की कौन सी ऐसी बात थी जो उनको ऑपरेशन सिंदूर को 2 ही दिन में रोकना पड़ा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि सेना ने बहुत अच्छा काम किया है और सेना के इसके लिए मैं सेना को बधाई भी देना चाहता हूँ। अगर सरकार चाहती तो एक एक चुन के सारे आतंकवादी मारे जाते और देश से आतंकवाद को खत्म किया जाता। जी शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए अनुराग। आप नज़र बना रखिए, फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर आगरा से आपको बताएंगे, जहां पर साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां पर एक साइबर ठग ने जो ठगी की वो जब पकड़ा गया तो उसके बाद पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। पुलिस को उसने बताया कि रोबोट टेक्नोलॉजी के जरिए उसने लोगों से लाखों की ठगी की है। 20 से ज़्यादा लोगों को वो अपना शिकार बना चुका है। इसके पास से पुलिस ने 1 लाख रुपए और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किए। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। आगरा से जहां पर एक साइबर ठग पकड़ा गया, साइबर क्राइम पुलिस ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की और जब इसको पकड़ा गया तो पुलिस को भी जो जानकारियां मिली वो उसके होश उड़ाने के लिए काफ़ी थे। इसने बताया कि इसने अब तक 15 से 20 लोगों को अपना शिकार बनाया है। रोबोटिक टेक्नोलॉजी के जरिए इसने साइबर ठगी को अंजाम दिया और जब ये पकड़ा गया तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा इसके पास नगद बरामद हुआ है, मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। अब पुलिस इसकी गिरफ्तारी के बाद तमाम जो जांच पड़ताल है उसको तेजी के साथ कर रही है। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आगरा से। संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी आगरा से जुड़ गए। संजय, क्या इस खबर पर पूरी डिटेल है? इस तरह कहेंगे साइबर अपराधी को जो साइबर क्राइम टीम है उसने पकड़ा है। कहीं ना कहीं जो लड़की की आवाज है उससे लोगों को हनी ट्रैप किया करता था और कहीं ना कहीं मोटे लालच का झांसा देकर लाखों की ठगी किया करता था। इसको पकड़ा गया है। अलग अलग राज्यों में 9 मुकदमे इस पर दर्ज, जहाँ पर लगातार पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई कि आखिर कौन कौन इसके गिरोह में शामिल है और किस प्रकार से पूरा करता था। कहीं ना कहीं जो टेक्निक है वो लड़की की आवाज़ निकालता था तो उसको लेकर कहीं ना कहीं विशेष तौर पर जो लोगों को कहीं ठगी का शिकार बनाता था और कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में पैसे लगाने को लेकर ये झांसा देता था और उससे मोटी ठगी करता था। इंस्टाग्राम पर भी इसने एक लड़की के नाम से पेज बनाया होता, उसके जरिए पहले दोस्ती करता था, उसके बाद उनको लोगों को झांसा दिया करता था। ठीक है संजय, आप नज़र बना रखिए। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। वाराणसी से अगली खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर गायिका नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने के मामले में उन पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। सामाजिक संस्था के एक अध्यक्ष ने शिकायत की, जिसके बाद गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। नेहा के खिलाफ वाराणसी के 15 थानों में तहरीर दी गई है। उन पर देशद्रोह जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। नेहा सिंह राठौर, गायिका जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की और उसके बाद से वो लगातार फंसती चली जा रही हैं। वाराणसी में एक साथ 15 थानों में उनके खिलाफ तहरीर दी गई। सामाजिक संस्था के अध्यक्ष ने यह तहरीर दी है। देशद्रोह जैसी गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके स्क्रीन पर। वाराणसी
वाराणसी से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें जो है वो थोड़ी बढ़ती नजर आ रही हैं। पंकज हमारे सहयोगी वाराणसी से सीधे जुड़ गए हैं। पंकज, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए बनारस के लंका थाने में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और ये मुकदमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेके हनुमान सेना के सुधीर सिंह ने जो है मुकदमा दर्ज कराया है। और आपको भी बताते चले साहब कि बनारस के विभिन्न थानों में सैकड़ों की संख्या में तहरीर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ पड़ी हुई है। तो अभी फिलहाल लखनऊ के बाद अब जो मुकदमा बनारस के लंका थाने में दर्ज हुआ है, हालांकि मुकदमा दर्ज करने के बाद नेहा सिंह राठौर ने ट्वीट भी किया है और तमाम तरीके की जो है आरोप प्रत्यारोप भी लगा रही हैं। तो निश्चित तौर पे अब नेहा सिंह की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। अब देखना होगा कि बनारस की लंका पुलिस क्या कार्रवाई करती है नेहा सिंह राठौर के खिलाफ, क्योंकि बीएनएस की जो है संगीन धाराओं में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ मुकदमा जो है दर्ज किया गया है। जी हाँ, ठीक है पंकज, आप नज़र बना रखिए, फिर लौटेंगे आपके पास। मुरादाबाद से अगली खबर आपको बताएंगे। एक 12 साल की बच्ची के साथ स्कूल में रेप किया गया। सामूहिक तौर से दुष्कर्म करने वाले बच्चे भी नाबालिग ही थे। ये एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। लड़की को नशीला पदार्थ पिला करके उसके साथ रेप किया 5 लड़कों ने और उसका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी। सभी आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपके टीवी स्क्रीन पर मुरादाबाद में एक 12 साल की लड़की के साथ 5 लड़कों ने रेप किया और चौंकाने वाली बात यह है कि रेप करने वाले सभी लड़के माइनर हैं, नाबालिग। इन लोगों ने उस लड़की को नशीला पदार्थ पिलाया। जब वो बेहोश हो गई तो उसके साथ एक ने रेप किया, उसका वीडियो बनाया और फिर वो उस लड़की को धमकी देने लगे, वीडियो को वायरल करने। इस मामले में बच्ची ने जब अपने परिवार वालों से अपनी पूरी बात बताई तो परिवार वाले उसे लेकर थाने पहुंचे और मामला पुलिस को दर्ज कराया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर सभी आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। बड़ी खबर। शहनवाज हमारे सहयोगी मुरादाबाद से सीधे जुड़ गए। शहनवाज, क्या पूरा मामला है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइन थाने इलाके का मामला है, जहां पर ये पूरा वाकया हुआ है। और इस पूरे जो मामला है उसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। नाबालिग युवकों ने इस गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। कहा जा रहा है कि वहाँ पड़ोस में ही रहने वाली जो छात्रा थी नाबालिग, उसको इन लोगों ने पहला फुसलाकर ये पहले एक स्कूल में लेकर गए, वहां उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ खिलाया। उसके बाद एक एक करके 5 लोगों ने उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने वहां उसकी वीडियो भी बनाई और वीडियो बना के उसे वायरल करने की धमकी दी। और वायरल करने की धमकी ही नहीं दी, बल्कि कहा जा रहा है कि उस वीडियो को उन्होंने वायरल कर दिया। जैसे उसके परिजनों को इसके बारे में पता चला तो उसके परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। 5 लोगों को, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वो नाबालिग बताए जा रहे हैं, छात्र हैं और उनकी गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस का कहना है कि सबको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है फिलहाल। ठीक है, आप नज़र बना रखिए शहनवाज, आगे खबर पर जो अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही आज के लिए ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। लखनऊ में मेरे कैमरा सहयोगी राजेंद्र के साथ मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।